हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम या आध्यारोपण जो प्रमेय है उसको डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखो, पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी जो थ्योरम है वो जितनी भी हम यहाँ पे प्रमेय पढ़ते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट प्रमेय है। और जैसे ही आप इसका स्टेटमेंट सुनोगे तो आप कहोगे कि सर इसको तो हम स्वयं कर लेंगे। तो जैसे ही मैं कॉलेज में भी जैसे पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी जैसे ही मैं इसका स्टेटमेंट लिखाता हूँ तो बच्चों से बोलता हूँ कि स्वयं आप इसको स्वयं कर सकते हैं। स्टेटमेंट में ही सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आप स्टेटमेंट करो तो आपको इस चीज़ की मतलब समझ हो जानी चाहिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो, पारस्परिकता जो प्रमेय है उसको समझने से पहले इसका जो स्टेटमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी प्रमेय का जो स्टेटमेंट ही होता है, चाहे वो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला जो इसका जो प्रोसीजर है वो है स्टेटमेंट। अब देखो, स्टेटमेंट को समझने से पहले इसके डायग्राम पे चलते हैं हम। तो देखो, इसके डायग्राम पे चलते हैं हम। ये है, देखो, एक परिपथ है जिसमें तीन प्रतिबाधाएं जुड़ी हैं। तीन प्रतिबाधाएं जुड़ी हैं, Z1, Z2 और Z3। ये जो प्रतिबाधाएं हैं वो कैसी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं। कैसी प्रतिबाधाएं हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं वे प्रतिबाधाएं होती हैं जिसमें धारा की जो दिशा है उसको बदलने पर प्रतिरोध का जो मान है वो नहीं परिवर्तित होता है। और ऐसा किस किस में होता है आपको पता होगा। जैसे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाना पड़ेगा। जैसे आपके पास कोई प्रतिरोध है, मान लो ये 5 ओम का है। अब इसमें धारा इधर से प्रवाहित करोगे तो भी प्रतिरोध 5 ओम का, इधर से प्रवाहित करोगे तो भी प्रतिरोध 5 ओम का। और ऐसा ही जो होता है वो इंडक्टर में भी होता है और कैपेसिटर में भी होता है। लेकिन आपके पास अगर एक पीएन संधि डायोड है, इधर आपसे 5 ओम जैसे इसका जो, जैसे मान लो फॉरवर्ड बायस में इसमें धारा इधर से प्रवाहित करते हो तो मान लेते हो आपको 5 ओम का प्रतिरोध आपको इसमें मिलता है। लेकिन जब रिवर्स बायस में आप धारा प्रवाहित करोगे तो ये 5 ओम का प्रतिरोध नहीं रहेगा। प्रतिरोध का मान बहुत उच्च हो जाएगा, किलो वोल्ट तक में चला जाएगा, किलो ओम तक चला जाएगा, सॉरी। तो जो डायोड है और ट्रांजिस्टर है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक परिपथ है जिसमें Z1, Z2, Z3 क्या है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं। अब देखो, इसमें जो वोल्टेज जो सोर्स है या एनर्जी जो सोर्स है वो लूप 1 में लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कि जैसे लूप 1 में आपके एनर्जी सोर्स है तो इसमें जैसे लूप जो सेकंड है इसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो पहले लूप में जब आपका एनर्जी सोर्स है तो दूसरे लूप में कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं 5 एम्पियर हो रहा है। ये कहना ऐसा चाह रहा है कि जैसा आपका एनर्जी सोर्स जो है वो सेकंड लूप में आ जाए, मान लो, तो पहले जो लूप में इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, फिर 5 एम्पियर ही प्रवाहित होगी। मतलब जो एनर्जी जो सोर्स है उसकी जो स्थिति है उसको एक्सचेंज करने पर जो दूसरा जो लूप है उसमें हमेशा जो धारा है वो 5 एम्पियर ही प्रवाहित होगी। कहने का मतलब, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, कि जैसे जो एनर्जी सोर्स है पहले लूप में है तो इसमें 5 एम्पियर प्रवाहित होगी दूसरे लूप में, और जैसे एनर्जी सोर्स इसमें आ गया तो इसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ये 5 एम्पियर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये राम कहानी है वो पूरी समझ में आ गई होगी। अब मैं स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ। अब देखो, स्टेटमेंट क्या कहता है कि द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल में, तो हमने बोला था कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से एक, तो देखो Z1, Z2, Z3 जो है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त एक रेखीय जाल था। ये इतना समझ में हो गया। तो जाल के बारे में है। अब देखो, मेन जो स्टेटमेंट है यहाँ से आता है कि यदि एक स्रोत ई जाल के किसी एक लूप में स्थित है, मतलब एक स्रोत है ऊर्जा का, वो जाल के किसी एक लूप में स्थित है, तो जाल के दूसरे लूप में धारा आई उत्पन्न करता है। मतलब ऊर्जा स्रोत जो ई है वो पहले लूप में है और दूसरे लूप में वो कितनी धारा उत्पन्न करता है, आई धारा उत्पन्न करता है। फिर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, उसी स्रोत ई को, मान लो वही जो ऊर्जा का स्रोत है उसी स्रोत ई को दूसरे लूप में लगाने पर
मतलब पहले वो पहले लूप में था ऊर्जा स्रोत, अब उसको उठा के दूसरे लूप में ले आए। उसी स्रोत ई को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम लूप में धारा आई ही उत्पन्न करेगा। तो प्रथम लूप में जो धारा उत्पन्न करेगा वो आई ही उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब यही है ओवरऑल। लास्ट और फाइनल बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऊर्जा स्रोत पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा, और अगर ऊर्जा स्रोत दूसरे लूप में है तो पहले लूप में उत्पन्न धारा समान होंगी। कहने का मतलब यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये जो पूरी राम कहानी है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, अब इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो पहला हम केस लेके चलते हैं कि जो लूप फर्स्ट में लगा हुआ है आपका एनर्जी सोर्स, और हमें निकालनी है I2। यही तो हमारा वो कहना चाह रहा है कि जब ऊर्जा स्रोत पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा, पहला केस तो हम ये लेके चलेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस लूप को, ये जो एनर्जी सोर्स को इसमें उठा के ले आएंगे और फिर इसमें उत्पन्न पहले जो लूप है उसमें उत्पन्न धारा को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम इतना ही करते हैं, ज़्यादा हम एक साथ बताते हैं, ओवर कन्फ्यूज़ होंगे आप। तो आपके क्या करना है कि जब धारा जो स्रोत है वो पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा आपको कैलकुलेट करनी है। तो धारा कैलकुलेट कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे तो आपको देखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे बताता हूँ ना तो आपको जो ना ये फीलिंग्स आ जानी चाहिए कि हाँ मेरे को अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है कि लूप फर्स्ट में किरचॉफ का नियम लगाना है और लूप सेकंड में किरचॉफ का नियम लगाना है। ये हमने प्रीवियस क्लासों में भी आपको लगा के बताया था। लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाओगे, लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाओगे, और आपको ज्ञात क्या करना है, दो समीकरण आपके पास आ गई, और उसमें आपको क्या करना है कि लूप सेकंड में I2 का मान ही तो निकालना है। जब ऊर्जा स्रोत पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा, तो I2 ही तो है दूसरे लूप में उत्पन्न धारा। तो आपको क्या करना है, दो समीकरणों से जो आपने किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा के ज्ञात किए उससे I2 का मान ज्ञात करना है, बस यही करना है। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना काम है वो किया होगा। अब देखो सबसे पहले लूप फर्स्ट में हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। तो देखो I1 यहाँ से स्टार्ट करो आप, यहाँ से I1 Z1, इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो विभव पतन क्या होगा, I1 Z1। फिर देखो ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, पहले लूप में लगा रहे हैं, प्लस I1 Z3। फिर देखो इस Z3 जो है ना ये फर्स्ट लूप और सेकंड लूप में कॉमन है, और इसमें देखो धारा ऐसे जा रही है, मतलब जैसे I1 आ रही है ना उसके विपरीत दिशा में आ रही है। तो इसको लिखेंगे -I2 Z3। और देखो फिर ऐसे आके फिर हमारा पहला लूप कहाँ पे कंप्लीट होता है, हम जो है नेगेटिव टर्मिनल में घुसते हैं। कौन से टर्मिनल में घुसते हैं, तो नेगेटिव। तो -E, तो ये उधर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा प्लस E। तो ये हमारी पहली किरचॉफ की इक्वेशन आ गई। देखो इसी को यहाँ पे हमने लिखा है कि I1 Z1 I1 Z3 -I2 Z3 बराबर E। तो देखो I1 को कॉमन लिया, हमारी जो पहली जो किरचॉफ की समीकरण है किरचॉफ के वोल्टा नियम से वो बन गई I1 Z1 + Z3 -I2 Z3 बराबर E। अब देखो लूप सेकंड में लगाते हैं हम किरचॉफ का वोल्टा नियम। लूप सेकंड में कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, और किरचॉफ का वोल्टा नियम तो लगाना सीख लो। पता नहीं कौन कब क्या कह दे कि भाई किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा के दिखाओ। अब देखो दूसरे लूप में लगाते हैं। देखो यहाँ से मान लो आप स्टार्टिंग पॉइंट, इधर जाओगे, आप इधर जाओगे, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम के ऐसे आओगे। तो देखो I2 Z2 + I2 Z3 इतना हो गया। अब देखो जैसे सेकंड लूप के हिसाब से देखो धारा की जो दिशा है ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन इसी लूप में नीचे की तरफ धारा I1 भी तो आ रही है इसी Z3 टर्मिनल में। तो देखो -I1 Z3 बराबर 0, क्योंकि ये जो लूप सेकंड जो है ना इसमें देखो बैटरी उटरी कहीं लगी हुई नहीं है, तो इसमें E का जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। अब देखो चलते हैं वहाँ पे ही, यही बात हमने लिख रही कि देखो I2 Z2 + I2 Z3 -I1 Z3। तो I1 देखो पहले आता है, जो दुनिया में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं।
तो -I1 Z3 और फिर I2 है I2 Z2 + Z3 बराबर 0। अब देखो आपको सारी बातों का एक ही सहारा है कि आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। हमने पहले भी बताया, और क्यों निकालनी है ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। क्योंकि जब ऊर्जा स्रोत पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा आपको निकालनी है, और यही काम फिर उल्टा हम नेक्स्ट केस सेकंड में करेंगे। तो I2 का मान निकालना है। इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखो, यही सबसे खतरनाक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें I1 को ख़त्म करना है, कैसे भी करके I1 को ख़त्म करना है। तो I1 को कैसे ख़त्म करेंगे? तो देखो इस इक्वेशन को तो Z1 + Z3 से गुणा कर दो और इसको Z3 से गुणा कर दो। देखो इसके पास Z3 है और इसके पास Z1 + Z2 है, Z3 है। तो इसके पास जो टर्म नहीं है उसको तो इससे गुणा कर दो, इसके पास नहीं है उसको इससे गुणा कर दो। इस हिसाब से गुणा करते हैं। तो जो I1 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास I2 ही बचेगा फिर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखो I1 को Z3 से और समीकरण 1 को Z3 से, समीकरण 2 को Z1 + Z3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो जब हम गुणा करके करेंगे तो देखो ये समीकरण 1 तो ये आ जाएगी, समीकरण 2 ये आ जाएगी। तो देखो I1 और देखो ये कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास देखो I2 बचा। यहाँ पे देखो I2 की वैल्यू तो चाहिए हमें। देखो हमने कुछ नहीं किया, किरचॉफ के नियम लगाए हैं और I2 का मान निकाला है दूसरे लूप वाली धारा का। अब देखो यहाँ पे I2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से देखते हैं। तो देखो ये Z1 ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, फिर ये Z3 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, फिर EZ3 इधर कोई जीरो टर्म है नहीं तो EZ3 बच गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 Z2 Z2 Z3 Z2 Z3 और ये मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, कुछ नहीं किया। और देखो हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं फिर भी हम बोल देते हैं बार बार में कुछ नहीं किया। देखो Z1 Z2 और Z1 Z3 Z1 Z2 Z1 Z3, फिर देखो Z2 Z3 Z2 Z3 और Z3 का स्क्वायर, फिर -Z3 का स्क्वायर, ऐसे कैसे EZ3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखो Z3 से Z3 चला जाता है तो आपके पास बच गया I2 बराबर Z1 Z2 Z1 Z3 + Z2 Z3 बराबर EZ3। तो I2 की जो वैल्यू हमें चाहिए थी। अब देखो हमने क्या कर लिया कि जब वोल्टा स्रोत पहले लूप में है तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा हमने निकाल ली। अब देखो हम वोल्टेज जो सोर्स है उसकी स्थिति चेंज करेंगे। अब देखो वोल्टा स्रोत की स्थिति बदलने पर अब आपको राम कहानी तो पता चली गई होगी सारी। अब हमने वोल्टा स्रोत जो सेकंड लूप में ले आए हैं और फर्स्ट लूप में उत्पन्न धारा I1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? I1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। अब देखो I1 प्राइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें किरचॉफ का नियम और इसमें किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। देखो वही कर रहे हैं। किरचॉफ का वोल्टा नियम हम पहले आपको बता चुके हैं, ये लगा दिया हमने किरचॉफ का वोल्टा नियम, फिर हमने इसमें लगा दिया किरचॉफ। ये आप स्वयं करो ये कैलकुलेशन। अब देखो पहले लूप में लगा लिया किरचॉफ का वोल्टा नियम, अब दूसरे लूप में लगा रहे हैं किरचॉफ का वोल्टा नियम, इसमें भी किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? जब वोल्टा स्रोत दूसरे लूप में है तो पहले लूप में उत्पन्न धारा I1 प्राइम हमें निकालनी है। तो देखो I1 प्राइम हमें निकालनी है ना, तो I2 प्राइम को ख़त्म करो कैसे भी। अब देखो समीकरण ये जो 3 है ना, इसको तो हम करेंगे किससे? देखो ये 4 और ये 5 इक्वेशन है। तो देखो एक बार हम लगा के दिखा देते हैं आपको किरचॉफ का वोल्टा नियम भी। तो देखो फर्स्ट लूप में लगाते हैं किरचॉफ का वोल्टा नियम। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे धारा की दिशा आप हमेशा याद रखना। देखो ये फर्स्ट लूप में है ना, तो प्लस और ये माइनस नीचे है, सॉरी। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस ऐसे होती है। तो फर्स्ट लूप में धारा की दिशा ऐसे और इसमें भी ऐसे। और जैसे हमने पहला जो डायग्राम पढ़ा था ना उसमें भी चलते हैं, देखते हैं। देखो धारा की दिशा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो है धारा ये प्लस है माइनस है, तो धारा प्लस से माइनस ऐसे जाएगी, तो इस लूप में भी ऐसे ही जाएगी और दूसरे वाले लूप में भी ऐसे जाएगी। तो धारा की दिशा आपको विशेष ध्यान रखनी है।
तो देखो ये फर्स्ट लूप में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा दिया, ये सेकंड लूप में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा दिया। फिर वही कैलकुलेशन है समीकरण 4 को Z1 Z2 प्लस Z3 से, समीकरण 5 को Z3 से। जो कैलकुलेशन हमने प्रीवियस क्लास में की वही सारी है, आप खुद कर सकते हो। फिर देखो यहाँ से देखो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो रही है। इसके बाद में फिर से I1 प्राइम जो है, तो I1 प्राइम की जो फाइनल जो वैल्यू है ये मिल गई आपको। सारी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो I1 प्राइम, और इससे आसान कैलकुलेशन हो भी नहीं सकती। तो I1 प्राइम की जो वैल्यू है ये आ गई। अब देखो ये I1 प्राइम जो है ये कब हमें मिला है, जब हमने दूसरे लूप में वोल्टा स्रोत है तो पहले लूप में उत्पन्न धारा, और इससे पहले हमने I2 कैसे निकाला था, तो जब पहले लूप में वोल्टा स्रोत था तो दूसरे लूप में उत्पन्न धारा। तो देखो दोनों जो है इक्वेशन सेम आई है। समीकरण ये 3 है और देखो वो इक्वेशन भी, ये I2 की वैल्यू है, देखो दोनों सेम है। ध्यान से देखते हैं तो आप, दोनों सेम है। तो हमारी जो रेसिप्रोसिटी जो थ्योरम है वो क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो देखो ये क्या है, I2 बराबर I1 प्राइम हमें मिल गया। अतः यह समीकरण पारस्परिकता प्रमेय की क्या करती है, पुष्टि करती है। मतलब पारस्परिकता जो प्रमेय है आपकी यहाँ पे सिद्ध हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।